Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about factors affecting rate of reaction, right? In first lecture we already discussed about the what is the rate of reaction, right? जब भी हम कोई reaction carried out करते हैं तो किसी भी अगर टाइम इंटरवल में अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज हो रहा है उसका सही है मतलब कि चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एंड द टाइम इंटरवल का हम रेशियो ले तो वो क्या कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन सी चीज़ है जो अफेक्ट करती है, राइट? So let's start with the first factor which affect on the rate of reaction is nature of reaction. सही है, हमारी रिएक्शन किस टाइप की है उसके ऊपर भी उसका रेट डिपेंड करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो रिएक्शन है वो 3 टाइप्स की कैरिड आउट होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन, राइट? तो जो वेरी फास्ट थी उसमें क्या था, आयनिक हम रिएक्टेंट यूज़ कर रहे थे, मतलब वो आयनिक रिएक्शन थी। अगर हमने मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात की तो उसका जो टाइम था वो क्या था, मॉडरेट टाइम था। मतलब कि जो हमारी रिएक्शन है उसका टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, सही है। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, सही है। हमारा जो रिएक्टेंट है वो कैसा हम यूज़ कर रहे हैं उस पर वो डिपेंड करता है। जैसे कि हमने अभी अभी बात की कि फर्स्ट लेक्चर में देखा था, अगर वी टेक अ आयनिक कंपाउंड्स एंड कैरिड आउट द रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, राइट? जबकि कोवेलेंट कंपाउंड या फिर हमें ऐसा बोले कि मॉलिक्यूलर्स को लेके रिएक्शन करवाए, मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो रिएक्शन कैसी होती है, तो मॉडरेट टाइम में होती है, सही है। मीन्स हमारा रिएक्टेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो आयनिक कंपाउंड वाला रिएक्टेंट है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड वाला हमारा रिएक्टेंट है, तो उसके ऊपर भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, सही है। हमारा सेकंड फैक्टर है विच इज़ द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, सही है। पहले तो नेचर आ गया कि आयनिक है, कोवेलेंट है या कौन से टाइप का है। अब आता है स्टेट ऑफ रिएक्टेंट कि वो कौन से स्टेट में है, वो सॉलिड स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में है या फिर वो गैसियस स्टेट में है, उसकी बात आती है। उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट होता है। कैसे होता है वो देखते हैं हम कि अगर रिएक्शंस ऑफ सॉलिड्स आर स्लो, अगर हमने सॉलिड रिएक्टेंट्स ले लिया है तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी, स्लो हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, स्लो आएगा। इफ़ वी टेक लिक्विड एज अ रिएक्टेंट, हमारा रिएक्टेंट एज अ लिक्विड ले तो क्या होगी, एज कंपेयर टू सॉलिड वो रिएक्शन फास्ट होगी, सही है। एंड इफ़ वी टेक अ गैसियस रिएक्टेंट द रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट, सही है। मतलब सॉलिड में क्या हो रहा था तो रिएक्शन स्लो हो रही थी, लिक्विड लिया तो रिएक्शन फास्ट हो रही है, और अगर गैसियस मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो रिएक्शन और भी फास्ट होती है। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है ग्रेटर द सरफेस एरिया फास्टर विल बी द रिएक्शन, कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर आप बात करो तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखो सपोज़ कि ये कोई एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, सही है। अब उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, एक दूसरे के नज़दीक होंगे, सही है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। सपोज़ कि मैंने ले लिया ये कोई दूसरा सॉलिड, ये दो रिएक्टेंट है, दोनों ही कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, सही है। अब आप देखो तो ये सारे मॉलिक्यूल, ये जो रेड वाले सारे मॉलिक्यूल्स है, ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रहे। सिर्फ कितना पोर्शन कांटेक्ट में आ रहा है, तो ये बीच वाला पोर्शन ही सिर्फ कांटेक्ट में आ रहा है। और जब दो रिएक्टेंट कांटेक्ट में आएंगे तभी तो वो रिएक्शन करेंगे, सही है। तो ये जो सॉलिड वाला पोर्शन है वो उसमें नहीं जा सकता है, या ये वाला पोर्शन इसमें नहीं जा सकता है, क्योंकि वो तो सॉलिड स्टेट में है और उसके मॉलिक्यूल तो रिजिड होते हैं, सही है। अगर आप बात करें लिक्विड्स की तो लिक्विड में ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल है, सही है। जबकि गैसियस मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा क्या है, फ्रीली है,
तो कोई भी मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है। एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से इजीली कांटेक्ट में आ सकता है इन द गैसियस स्टेट एंड इन द लिक्विड स्टेट। सही है, मतलब कि ये जो दोनों है उसके बीच का जो ये सरफेस एरिया है, अभी आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का कांटेक्ट का सरफेस एरिया बहुत कम है। लिक्विड में उससे ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो सकते हैं, फ्लो हो सकते हैं। गैसियस में और भी बढ़ेगा। अगर आप सॉलिड में उसका पाउडर फॉर्म लो तो भी रिएक्शन की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपने उसके पाउडर फॉर्म लिया है मतलब उसका सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे हैं। तो ये जो स्टेट ऑफ रिएक्टेंट है वो भी बहुत मैटर करता है, किसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, कि हमारा जो रिएक्टेंट है कौन से स्टेट में है। अगर सॉलिड है तो स्लो रिएक्शन होगी, लिक्विड है तो फास्ट, और गैसियस में बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। सही है। अब तीसरा फैक्टर है जो कि है टेम्परेचर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। टेम्परेचर से जो हमारी रिएक्शन है वो मोस्ट ऑफ इंक्रीज होती है। हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मोस्ट ऑफ क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे इंक्रीज होता है उसकी बात करते हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे अभी हमने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर। लेकिन कैसे इंक्रीज करता है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट every 10 degrees Celsius rise in temperature increase the rate of reaction 2-3 times। क्या बोला गया है कि अगर हम सिर्फ 10 डिग्री का चेंज करें, पहले सपोज कि हमारा टेम्परेचर हो 60 डिग्री और वहाँ से हमने कर दिया 70 डिग्री। सही है, देखो क्या हो रहा है कि पहले हमारा टेम्परेचर कितना था 60, वहाँ से हमने क्या कर दिया, उसे कर दिया 70 डिग्री। अब क्या होगा, तो अगर 60 पे रेट ऑफ रिएक्शन R1 था तो ये यहाँ पे R2 होगा, और R2 कितना होगा, तो R2 इज नियरली अबाउट 2R1। सही है, मतलब R1 जो हमारा 60 डिग्री पे रिएक्शन का रेट था वो जितना भी होगा उससे डबल हो जाएगा। कब, अगर हमने टेम्परेचर में 10 डिग्री का इंक्रीमेंट कर दिया। सही है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री राइज होता है तो ये हर बार देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो डबल हो जाता है या ट्रिपल हो जाता है। सही है, तो उससे जो डबल या ट्रिपल होता है उससे क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ RT plus 10 divided by RT is known as the temperature coefficient। सही है, RT plus 1 और RT क्या है, तो ये पहले का RT मतलब हमारा क्या हो गया, स्टार्टिंग इनिशियल टेम्परेचर। सही है, इनिशियल टेम्परेचर, जबकि RT plus 10 क्या है, तो 10 डिग्री जो हमने क्या किया, इंक्रीज किया। सही है, राइज किया 10 डिग्री, वो है। तो ये इन दोनों का अगर हम रेशियो ले, किसका, RT plus 10 जो हमने इंक्रीज किया और उसके डिवाइडेड बाय RT का। सही है, यहाँ पे जो दिया गया है वो, उसका अगर हम क्या ले, रेशियो ले, तो उसे क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। उसे क्या बोलेंगे हम, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बराबर, आई बात समझ में। और ये जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है उसका मेनली रीज़न क्या है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। राइट, क्या होता है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमें पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, हम हीट प्रोवाइड करें, वो हीट जो है वो वन टाइप ऑफ एनर्जी है। तो जब वो रिएक्टेंट के पास पहुंचती है तो वो एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है। मतलब कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, हमारे रिएक्टेंट्स है, उनकी मूवमेंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द कोलिजन रेट ऑल्सो इंक्रीज। सही है, कोलिजन रेट ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि क्या हो रहा है, हमें रिएक्टेंट लिए है, सपोज के एक रिएक्टेंट ए लिया, एक रिएक्टेंट बी लिया, अगर ये दोनों के बीच कोलिजन होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे तभी तो वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगी ए बी।
अगर एक मैंने एक कॉर्नर में ले लिया, दूसरा एक कॉर्नर में ले लिया, तो फिर क्या ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाएंगे या फिर वो ए बी फॉर्म कर पाएंगे? तो नहीं। सही है। तो उस वजह से क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट है वो कांटेक्ट में आते हैं, कोलॉइड होते हैं, तभी वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। और जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने पे जो एक कोलोजन रेट है, सही है, कोलोजन रेट है, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है, वो उनके कांटेक्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड? Now our next factor is concentration. It's also very important factor related to rate of reaction. इस चैप्टर में हम टेम्परेचर के क्या इफ़ेक्ट होते हैं उससे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है, हमारा 75% जो चैप्टर है इसी पे डिपेंडेंट है। इसी की इफ़ेक्ट हमें स्टडी करनी है कि कॉन्सेंट्रेशन पे जो हमने चेंज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आता है, उसी को हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है। जैसे कि हमने बोल दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। और अगर 10 डिग्री जितना रेज किया हमने टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, जो रिएक्शन का रेट है वो डबल हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर भी एक्चुअली हमारे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, लेकिन वो बढ़ेगा घटेगा वो रिएक्टेंट पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो सब इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है। तो सिर्फ हम जनरली देख लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन का कितना इफ़ेक्ट होता है, कैसे इफ़ेक्ट होता है। सही है, तो बात करते हैं, रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कि जो रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके प्रोपोर्शन में है, हमारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में। इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज विथ ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, सही है, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सही है, रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट में फॉर्म होगा। तो इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 हो, तब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, 0। सही है, क्योंकि अभी तो इनिशियल टाइम है, हमने टाइम स्टार्ट किया। लेकिन अगर हम t टाइम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सपोज कि 20 प्रोडक्ट फॉर्म हो गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 80। अगर हम और भी ज़्यादा टाइम लेके उसके बाद तो ऑब्जर्व करें तो और भी डिक्रीज हो गई। सही है, मतलब कि जैसे जैसे टाइम जाएगा, सही है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही कम बच जाएंगे तो जो कोलिजन है वो कम हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, सही है, तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, उसका भी तो मतलब यही हुआ कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना ये बढ़ेगा इतना ये घटेगा। सही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन साथ में क्या होगा, घट जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट टॉपिक, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस फॉर्मूला से हम डिराइव कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के इंटू सी रेज टू पावर एन। सही है, तो यहाँ पे जो के है वो क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट है, उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे लिए, ये कॉन्सेंट्रेशन का जो इफ़ेक्ट है वो।
ये जो सी है कॉन्सेंट्रेशन है और एन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, लेकिन हमें अगर कॉन्सेंट्रेशन का रेट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो जानना हो तो बाय दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड दैट कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। नाउ वो फिफ्थ फैक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। सही है, अगर हमने रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज़ किया तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियस है कि इंक्रीज होगा, कैटलिस्ट यूज़ ही तो इसीलिए करते हैं कि रिएक्शन फास्ट हो। सही है, लेकिन किस वजह से वो इंक्रीज होता है उसके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन, के रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ रीजन फॉर दैट इज, फर्स्ट रीजन इज इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्शन, राइट। हमने पहले ही जो सेकंड हमारा फैक्टर था उसी में बात की कि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। सही है। नाउ अगर कैटालिस्ट हमने ऐड किया तो और भी सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, जितना भी रिएक्टेंट था उसका सरफेस एरिया था उससे ज़्यादा सरफेस एरिया हमने प्रोवाइड कर दिया है उसे। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो बढ़ता ही है, मतलब इंक्रीजिंग सरफेस एरिया की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सही है। सेकेंड थिंग इज दैट the absorbing the reactant on its surface and thus increasing chance of the collision। कि सपोज क्या किया है हमने कि ये हमारा कैटलिस्ट हो गया, उसका सरफेस एरिया हुआ, अब हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, एक ए वाला और एक बी वाला, तो क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उनके बीच क्या होगा, तो कोलिजन हो जाएगा। वो ऐसे क्या हो सकता है कि एक यहाँ पे घूम रहा हो दूसरा यहाँ पे घूम रहा हो, तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो ये सारे मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाता है, उसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, एड्जॉर्ब होते हैं। और अगर एड्जॉर्ब होते हैं तो कोलिजन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, वैसे वो कहीं भी घूम रहे हो। सही है। जब रिसेस टाइम चालू हो लेकिन क्या हो जाएगा, लोग कहीं भी घूमते हैं, आप लोग कहीं भी घूमते रहते हो। सही है, यहाँ चक्कर लगा लिया, वहाँ चक्कर लगा लिया, लेकिन जैसे बेल हो गया, टीचर क्लासरूम में आ गए तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हो। फिर जो आपका कोलिजन है विद द टीचर वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू रिसेस। बस ऐसा ही कुछ है। सही है। तो ये जो लेक्चर स्टार्ट होना वो किसके जैसा है, हमने कैटालिस्ट प्रोवाइड करने जैसा है, या तो फिर हम ये कहें कि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। सही है, सब लोग, मम्मी हो, बहन हो, भाई हो, पेरेंट्स हो, जो भी है वो सारे घर पे है। सही है। जब लॉकडाउन नहीं था तो क्या हो रहा था, सब कोई बाहर अपनी अपनी जगह था। डैडी सुबह से जॉब पे चले गए या आप लोग सुबह से स्कूल में आ गए, तो जो इंटरेक्शन का टाइम था आपके और पेरेंट्स के बीच का वो क्या था, कम था। लेकिन ये जो लॉकडाउन है उसने क्या किया, एज अ कैटालिस्ट काम किया, सबको एक जगह बांध दिया। सही है। पहले क्या था, तो डैडी कहाँ पे थे, ऑफिस में, आप लोग कहाँ पे थे, स्कूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल एक तरफ था, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी तरफ था। लेकिन लॉकडाउन आ गया, मतलब हमने कैटालिस्ट ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, जो सारे मॉलिक्यूल्स थे वो एक जगह अपने घर में बंद हो गए। सही है। तो वैसे ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है वो अपने सरफेस के ऊपर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। अब अगर सारे लोग घर में ही है तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आप लोगों के बीच में। वही होगा कि ये सारे अगर सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो गए तो इन दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। सही है। और अगर कोलिजन बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। सही है ना। by the forming unstable intermediate with the substance, right। जैसे कि कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, साथ में वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करके देता है हमें, क्या करता है, वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म करके देता है, और वो कैसा है, अनस्टेबल। और हमें ये पता है कि कोई भी चीज़ है वो क्या करेगी, तो
अनस्टेबल नहीं रहेगी। सही है, सपोज कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है ए मॉलिक्यूल है बी, और साथ में क्या आ जाएगा, बीच में कैटालिस्ट आ जाएगा सी। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, उसके साथ इसने दोनों ने सी ने जो था वो दोनों के बीच में आके एक कंपाउंड फॉर्म कर दिया, इंटरमीडिएट फॉर्म कर दिया। अब ये क्या होगा, तो अनस्टेबल। वो क्या होगा, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो कौन सा होगा, तो अनस्टेबल। सही है, अगर वो अनस्टेबल होगा तो उससे क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ अनस्टेबल हो तो कहाँ पे जाने की बात करती है, स्टेबल में। तो वो क्या करेगा, जब स्टेबल फॉर्म में फॉर्म करेगा तो हमारे पास ए था, बी था, अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, वो सी के साथ कांटेक्ट में आए, फिर सी क्या करेगा, तो सी यहाँ से धीरे से दूर हो जाएगा और हमें स्टेबल कंपाउंड क्या मिल जाएगा, ए बी। सही है, तो मतलब कि वो क्या करता है, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करता है और अनस्टेबल इंटरमीडिएट जल्दी ही स्टेबल फॉर्म में जाने की ट्राई करता है, और उसी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो जल्दी फॉर्म हो सकता है। सही है, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी तो बढ़ जाएगा। एंड लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव पाथ। सही है, दूसरा क्या है हमारा, जो वो अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा। सही है, मतलब रिएक्शन एक पाथ से हो रही है तो बोलेगा ये दूसरा है वो शॉर्टकट है। सही है, हम भी अगर लेट हो गया हो या कुछ भी कहीं भी जाना हो तो दो रूट्स होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक हमारा लॉन्ग रूट एज यूजुअल वाला होता है। तो ये जो कैटालिस्ट है वो शॉर्टकट प्रोवाइड करता है। सही है, वो क्या करेगा, शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा कि ये पाथ अगर आप लोगे, वो इंटरमीडिएट वाला डायरेक्टली करो इनसे ज़्यादा बेटर अच्छा है कौन सा वाला, इंटरमीडिएट वाला। अगर आप ये पाथ चूज़ करोगे तो आप जल्दी अपनी प्रोडक्ट तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। सही, तो कैटालिस्ट क्या करता है, अल्टरनेटिव पाथ सजेस्ट करता है, और ऐसा पाथ सजेस्ट करता है कि जहाँ पे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो ये हो गया प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, वो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सही है, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। ओके, अब आता है हमारा 6 फैक्टर विच इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लाइट। राइट, लाइट की प्रेजेंस किसके लिए इफेक्टेड है, तो जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है, सभी रिएक्शन में लाइट की प्रेजेंस इतनी डिपेंड नहीं करती है रेट पे। जो रेट है वो लाइट पे इतना डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ कौन सी रिएक्शन डिपेंड करती है, जो केमिकल रिएक्शंस है, जो फोटो मतलब हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सही है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब जो सनलाइट के प्रेजेंस में हम कैरिड आउट करवाते हैं, जैसे कि आपने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था वो फ्री रेडिकल रिएक्शंस। सही है, वो कैसी थी, तो हम सनलाइट के प्रेजेंस में कैरिड आउट करवाते थे। तो वैसी रिएक्शन है, उसका रेट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो लाइट प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फोटोकेमिकल रिएक्शन, कि जो नेसेसरी एक्टिवेशन एनर्जी है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब जब पढ़ोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो कैसे प्रोवाइड करता है नेसेसरी एनर्जी। ओके, बाय लाइट, मतलब कि जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें अगर लाइट हम प्रोवाइड करें तो वो एक्टिवेशन एनर्जी तक इजीली पहुंच जाएगा। सही है, क्योंकि हम लाइट के थ्रू उससे एनर्जी दे रहे हैं, और रिएक्शन फास्ट होगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर क्या इफेक्ट करता है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिएक्टिंग गैस इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। राइट, कि प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होता है वो देखते हैं, उसके पहले ये दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। चेंजिंग द प्रेशर a reaction which involves only solid or liquid has no effect on the rate, कि जो ये प्रेशर है उसका इफेक्ट सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट हो तभी होता है, सॉलिड और लिक्विड रिएक्टेंट हो तब होता नहीं है। क्यों ऐसा है, तो हमें पता है कि जो हमारा गैस है, सही है, सपोज कि एक बड़ा सा कंटेनर है, उसके अंदर गैस पार्टिकल्स ये
एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जहाँ मन आया वहाँ पे घूम रहा है। अब क्या करना है हमें, तो यहाँ पे हमें प्रेशर इंक्रीज करना है। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर थे वो क्या आ जाएंगे, तो नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। सही है। अगर वो नज़दीक आते हैं, नज़दीक नज़दीक आते हैं, तो जो उनका कोलिजन का चांस है वो क्या होगा, बढ़ेगा। सही है। जो एक दूसरे के दूर दूर होंगे तो कोलिजन का चांस नहीं बढ़ता है, लेकिन अगर एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आ गए तो कोलिजन का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है। और कोलिजन का चांस बढ़ता है मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जबकि जो प्रेशर है उसका इफ़ेक्ट नहीं होता है किस पे, सॉलिड या लिक्विड वाले पे, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या है, थोड़े से नज़दीक है, उसमें ऑलरेडी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और जब भी ऐसा हो तो वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है उसका कोई इफ़ेक्ट होता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा जो सॉलिड वो है वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। सही है। मतलब जो प्रेशर है उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन सिर्फ किसका, जो गैसियस रिएक्टेंट हो उनके लिए। तो यहाँ पे हमारा जो इफ़ेक्ट ऑफ फैक्टर्स था, सही है, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, वो हमने डिस्कस कर लिया है। 7 डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब जो हमारा हमने बात की कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटालिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो वो कैसे उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।